नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। और शुरुआत बिहार में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक को लेकर बिहार और स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोले जाने पर फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। और कल कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में संस्थान खोले जाने को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा जरूर की गई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। आज फिर शाम 4 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक है, जिसमें फैसला हो सकता है, ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मामला चूंकि बच्चों की सेहत से जुड़ा हुआ है, लिहाजा तमाम बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है। एक प्रोटोकॉल भारत सरकार के द्वारा निर्गत है कि किन परिस्थितियों में और किन प्रोटोकॉल के तहत स्कूलों को खोला जा सकता है, विश्वविद्यालयों को खोला जा सकता है। तो एक हम थोड़ा सा क्रॉस कंट्री में कंपैरिजन भी करके देखना चाह रहे हैं कि किन किन राज्यों के द्वारा विद्यालयों को खोला गया है। देखिए, राज्य सरकार बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि ये जिंदगियों से मामला जुड़ा हुआ है, जीविका से जुड़ा हुआ है और हमारे बच्चों की शिक्षा से और उनकी सेफ्टी से भी जुड़ा हुआ है। तो इन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए मैं समझता हूं कि सरकार के स्तर से जो उचित निर्णय होगा यथाशीघ्र लिया जाए। तो बिहार सरकार स्कूल, कॉलेज के साथ ही कोचिंग संस्थान भी खोलने को लेकर के विचार कर रही है। और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की आज होने वाली 4 बजे से जो बैठक है, वो इस मुद्दे पर चर्चा के साथ ही होगी। शिक्षा विभाग कोचिंग खोलने को लेकर यूपी और हरियाणा मॉडल पर विचार कर रहा है। शिक्षा विभाग जिस मॉडल पर इस वक्त विचार कर रहा है, वो है यूपी और हरियाणा का। यूपी सरकार ने कोरोना गाइडलाइन के साथ अनुमति दी हुई है। कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति इन दोनों ही राज्यों में इस वक्त इस कोरोना गाइडलाइंस के साथ है। और बिहार के कोचिंग संस्थान खोलने को लेकर अब कवायद जो है वो बेहद तेज होती हुई, और इस दिशा में आज शाम 4 बजे की बैठक जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। अब जब बिहार सरकार कोचिंग संस्थान खोलने को लेकर बिहार यूपी मॉडल पर विचार कर रही है, तो ऐसे में यह जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर क्या कोचिंग चलाने का यूपी हरियाणा मॉडल है। आखिर क्या यूपी हरियाणा में बड़े हॉल में कोचिंग चलाने की अनुमति दी गई है। एक बेंच के दोनों किनारों पर एक एक छात्र बैठेंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे। 40 बच्चों के बेंच में एक से दूसरे छात्र के बीच कम से कम 6 गज की दूरी होगी। क्लास 9 से ऊपर के ही छात्र कोचिंग जा सकते हैं। मास्क और सैनिटाइजर पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। क्लास के दौरान बीच बीच में हाथ सैनिटाइज करना जरूरी होगा। और यूपी हरियाणा में बड़े हॉल में कोचिंग चलाने की अनुमति में के तहत ये तमाम गाइडलाइंस जो हैं वो सामने रखे गए हैं। और अब इसी के मद्देनजर इन तमाम बिंदुओं पर बिहार में क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि सीधा ये मसला जो है वो बच्चों की सेहत से और जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, आज शाम 4 बजे की होने वाली बैठक कई दृष्टिकोणों से देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु जिसमें बच्चों की जान पर किसी तरह की आफत ना आए, यह सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस वक्त सरकार की। देखिए, पिछले 1 माह से लगातार जो कोचिंग संस्थान है पटना में, वो तमाम लोग जो है सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि जल्द से जल्द अनुमति मिले। सरकार ने कल भी बैठक की थी और मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में प्रधान सचिव आपदा और प्रधान सचिव शिक्षा ने बैठक में भाग लिया था, जिसके बाद कल बैठक बेनतीजा निकला। लेकिन आज फिर से अहम बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो मुख्य सचिव हैं वो कई बिंदुओं में विचार करेंगे। खासकर कल बात करें, अगर आपने कहा भी कि यूपी और हरियाणा मॉडल में, तो यूपी और हरियाणा मॉडल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस हिसाब से यहाँ पर जो कोचिंग है वो मानक को पूरा करते हैं कि नहीं, तमाम बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है। कोचिंग संस्थानों से पूरा ब्यौरा मांगा गया है कि आपके पास जो मानक है उसके आधार पर आप कितने सक्सेस करेंगे।
जाहिर है यहाँ पर जो रजिस्टर्ड कोचिंग है उसकी भी जो है संख्या जुटाई जा रही है, साथ ही पूरा ब्यौरा मांगा गया है। अब ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। बिहार में अगर बात करेंगे तो तकरीबन 11,000 कोचिंग संस्थान हैं। ऐसे में राजधानी पटना में जो रजिस्टर्ड कोचिंग संस्थान है उनको अनुमति मिल सकती है। रजनीश जरा ये क्लेरिफाई कीजिए, ये बताइए तो क्या ये माना जाए कि जब बैठक में अगर कोचिंग संस्थानों, स्कूल, कॉलेजों के जो मांग है उसके अनुसार अगर फैसला भी आता है, तब भी ये छूट सिर्फ उन संस्थानों को मिलेगी जिनके पास संसाधन मौजूद होंगे? बिल्कुल, ये सबसे अहम सवाल है। और आपको बता दें कि पटना में जिस तरह से गली गली में कोचिंग संस्थान है जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, छोटे कमरे हैं, यानी हरियाणा मॉडल की अगर बात करेंगे, यूपी मॉडल की, तो एक कमरे में मतलब 40 बच्चे वाली क्लास में 6 गज की दूरी अनिवार्य है। साथ ही एक बेंच पर 2 ही बच्चे बैठेंगे, जो कि फिलहाल पटना में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मानक है, वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने इन्हीं सब बिंदुओं पर कल विचार किया है और कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन भी लग रहा है कि आखिर यहाँ पर जो मानक है वो पूरा हो पाएगा कि नहीं। बता दें आपको कि बच्चों में मास्क लगाने की जो शुरुआत हुई है उसमें भी जो शुरुआत है उसमें काफी कम मात्रा में, काफी कम संख्या में जो मास्क है उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे में भी एक डर है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके सेहत के साथ कोई नुकसान नहीं हो, इसको लेकर भी विचार किया जा रहा है। आज की बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण है। पहले भी बता दें आपको, आखिर में क्या ये भी माना जाए कि तमाम फैसलों के बाद सब मुद्दे जो आकर पेरेंट्स के कंसेंट पर टिक जाएंगे, उनकी सहमति के साथ ही बच्चे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल, केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था 2 माह पहले ही कि जिस तरह से क्लास 9 से ऊपर के बच्चों को स्कूल आने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसके लिए भी पेरेंट्स की सहमति लेनी जरूरी है। तो ऐसे में फिर से शिक्षा विभाग ने जो पत्र जारी किया है उसमें पहले भी कल जो बैठक में भाग लेने वाले अधिकारी हैं उन्होंने ये भी कहा है कि सहमति पत्र लेना और भरवाना अनिवार्य है। ऐसे में पेरेंट्स पर ही डिपेंड करेगा कुल मामला कि आखिर पेरेंट्स बच्चे को कोचिंग संस्थान या फिर स्कूल भेजने पर सहमति जताते हैं कि नहीं। तो आज के बैठक के बाद पहला चीज ये जानना जरूरी होगा कि आखिर कोचिंग संस्थान और स्कूल को चलाने की अनुमति मिलती है कि नहीं। दूसरा ये डिपेंड करता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को कोचिंग संस्थान जाने के लिए सहमत होते हैं कि नहीं। तमाम बिंदुओं पर आज शाम तक फैसला हो जाएगा, लेकिन कोचिंग संस्थान भी मानक पूरा करते हैं कि नहीं, इसको लेकर बिल्कुल अगर ये फैसला आता भी है तो कितने संस्थान इन मानकों पर खरे उतरते हैं, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। इधर झारखंड सरकार ने 21 दिसंबर से ले 10वीं और 12वीं की क्लास के छात्रों के लिए स्कूल को ऑफलाइन क्लास देने की मंजूरी दे दी है। हालांकि ये सुविधा केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को ही मिली हुई है। इसके लिए विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। साथ ही इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगे। स्कूल संचालन के लिए सभी को केंद्रीय आपदा प्रबंधन विभाग और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से जारी आदेश का पालन करना होगा। इन स्कूलों में अभिभावकों को बोर्ड परीक्षा में पंजीकरण की सुविधा मिल सकेगी। और इसके अलावा झारखंड सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेजों में भी यूजीसी के गाइडलाइन के मुताबिक क्लासेस शुरू करने की इजाजत दी है। साथ ही सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को भी शुरू करने की मंजूरी हासिल हुई है। तो 21 दिसंबर से सीनियर स्कूल जो है वो खुल जाएंगे। ये तारीख है झारखंड में स्कूल खुलने की, लेकिन ये सीनियर स्कूल्स के ऊपर ही है सिर्फ लागू, जिसमें 10वीं और 12वीं के छात्रों को पढ़ाई करने के लिए अब इजाजत मिली है कि वो ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लासेस करते रहेंगे। ये वो फैसले की बड़ी बातें हैं। स्कूल आने के लिए अभिभावकों की मंजूरी, यानी कि उनका कंसेंट जरूरी होगा। कोविड पर जो नियम अब तक जारी किए गए हैं उनका पालन करना अनिवार्य है। बोर्ड परीक्षा में पंजीकरण की सुविधा हासिल होगी। सीमित संख्या में शिफ्टों में स्कूल छात्र जो आ सकते हैं। मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग कॉलेज शुरू हो जाएंगे 21 दिसंबर से। यूजीसी के गाइडलाइंस के तहत ही यहां कॉलेजों में पढ़ाई होगी और सरकारी प्रशिक्षण संस्थान की भी शुरुआत होगी। तो ये वो तमाम नियम हैं जिन्हें लागू करते हुए 21 दिसंबर से झारखंड में 10वीं और 12वीं के छात्र जो हैं वो पढ़ाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शुरुआत कर सकते हैं। कृषि कानूनों के विरोध के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के किसानों को चिट्ठी लिखी है। 8 पन्ने की चिट्ठी में नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को 8 आश्वासन दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार एमएसपी पर लिखित में
आश्वासन देने को तैयार है। देखिए, ये कृषि मंत्री की तरफ से जो पत्र है किसानों के हित में। एपीएमसी के बाहर निजी बाजारों पर राज्यों को कर लगाने की अनुमति होगी। विवाद के समाधान के लिए किसानों के पास अदालत में जाने का विकल्प भी है। कोई भी किसान की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, यह साफ तौर पर इस पत्र में लिखा गया है। कृषि कानून किसानों को भूमि के किसी भी तरह के ट्रांसफर, बिक्री को लेकर के कहीं से कोई बाध्य नहीं करता है। कॉन्ट्रैक्ट किसानों की जमीन पर किसी भी तरह के स्थायी तौर पर कोई निर्माण नहीं होंगे। तो ये वो तमाम प्रावधान है जिनका जिक्र चिट्ठी में किया गया है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा है कि राजनीति के लिए कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं। तो एमएसपी के बारे में सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार हो गई है। एपीएमसी के बाहर निजी बाजारों पर राज्यों को कर लगाने की अनुमति होगी। तो किसानों को यह आश्वासन पत्र के जरिए दिया गया है और केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों के नाम 8 पन्ने का पत्र लिखा है। उस पत्र में उन्होंने कौन सी महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं, उस पर एक नजर डालिए। तो सबका साथ, सबका विकास, यही मूल मंत्र है सरकार का। विश्वास के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बिना भेदभाव सभी का हित करने का प्रयास किया। पिछले 6 वर्षों का इतिहास इसका साक्षी है। आप विश्वास रखिए, किसानों के हितों में किए गए ये सुधार भारतीय कृषि में नए अध्याय की नींव बनेंगे। देश के किसानों को और स्वतंत्र करेंगे, सशक्त करेंगे। उन्हें दूर करना मेरा काम है। बीते दिनों मेरी अनेक राज्यों के किसान संगठनों से बातचीत हुई। कई किसान संगठनों ने इन कृषि सुधारों का स्वागत किया है। वे इससे बेहद खुश हैं। किसानों में एक नई उम्मीद जगी है। मेरे लिए ये बहुत संतोष की बात है कि नए कानून लागू होने के बाद इस बार एमएसपी पर सरकारी खरीद के भी पिछले सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। ऐसे समय में जब हमारी सरकार एमएसपी पर खरीद के लिए नए रिकॉर्ड बना रही है, खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ रही है, कुछ लोग किसानों से झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी बंद कर दी जाएगी। आप यानी कि किसानों से अपील है कि राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित कुछ लोगों के द्वारा फैलाए जा रहे सफेद झूठ को पहचानें और सिरे से इसे खारिज करें। ये पत्र नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री की तरफ से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खुले पत्र के बाद ट्वीट किया। पीएम ने लिखा है अपने इस ट्वीट में कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किसान भाई बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की हैं। एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया है। सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे इसे जरूर पढ़ें। देशवासियों से भी आग्रह है कि वे इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर अन्नदाताओं से अपील की। उन्होंने लिखा कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए जितने काम 6 दशकों तक नहीं हुए, उससे अधिक नरेंद्र मोदी जी ने 6 वर्षों में किए हैं। कृषि सुधारों से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर जी का ये पत्र मोदी सरकार के किसानों के हितों के प्रति समर्पण और संवेदनशीलता को दर्शाता है। #मोदी विद फार्मर्स ये टैग करते हुए अमित शाह की तरफ से भी ट्वीट किया गया। कृषि कानून को लेकर एक तरफ जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी अब आंदोलन का जवाब किसान चौपाल से दे रही है। पश्चिम चंपारण के नौतन और चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किसान चौपाल में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पहुंचे। उन्होंने कहा कि विपक्ष की तरफ से साजिशन इस कानून को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जिसका जवाब यहां के किसान चौपाल में शामिल होकर दे रहे हैं। किसानों को सुविधा देने के लिए जो 3 कानून बनाए गए हैं,
उन कानूनों के समर्थन में है। बिहार में खास करके प्रत्येक जिले में बहुत ही उत्साह से किसान सम्मेलन में बिहार के किसान भाग ले रहे हैं और जो उन्होंने नए कानून बनाए हैं जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा, उसी तरह से एमएसपी जो केवल अभी तक पैक्स और व्यापार मंडल तक सीमित थी, अब दूसरे लोग भी आकर के एमएसपी पर खरीदारी करके यहाँ के किसानों को नए उत्पाद और ज्यादा कीमत दे सकते हैं। इसके लिए पूरा बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है। रोहतास के कोचस में लूट के दौरान पेट्रोल पंप मालिक की हत्या के बाद पेट्रोल पंप संचालकों में बेहद नाराजगी है। अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर रोहतास पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने शाहाबाद रेंज के डीआईजी पी कन्नन से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों ने पुलिस को 100 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। यदि 100 घंटे के अंदर हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो रोहतास के साथ ही पूरे बिहार में अनिश्चित काल के लिए पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पर चले जाएंगे। मंडल आज जो डीआईजी साहब से मिला उसमें हम लोग की 8 सूत्रीय मांग थी। इसमें से सबसे पहली मांग थी कि इस कांड में हमारे जो भी उद्भेदन हो वो यथाशीघ्र हो और उस गति से या उसके प्रगति से फिलहाल हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग ने कहा है कि अगर ये 100 घंटे के अंदर हम लोग को संतोषजनक प्रगति नहीं दिखाई पड़ी तो हम लोग तमाम पेट्रोल पंप मालिक जो पूरे जिला में ही नहीं पूरे प्रदेश में हैं वो अनिश्चित हड़ताल पे चले जाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। खबर सासाराम से, जहां पर NH2 पर महारानिया के पास एक ट्रक में भीषण आग लग गई और ट्रक पर सरसों का तेल लदा हुआ था। तेल की वजह से आग बेहद तेजी से फैलती चली गई और देखते ही देखते पूरा ट्रक जलकर राख हो गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे आग की लपटें इस पूरे ट्रक को घेरे हुए हैं और अचानक से ही ये तेज हो उठी और पूरा ट्रक जो है वो धू कर जल उठा। सूचना मिलने के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ट्रक में आग कैसे लगी इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। हिमालय पर हो रही बर्फबारी का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। रात से सर्द पछुआ हवा चल रही है और इस वजह से न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। पटना के मौसम पर संवाददाता रजनीश कुमार की यह रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर बिहार में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां न्यूनतम तापमान में कल रात से ही अचानक गिरावट दर्ज की गई है और सामान्य से यानी 3 डिग्री तक गिरावट हुई है, जिसकी वजह से जो न्यूनतम तापमान है वो तकरीबन 8 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले 72 घंटे तक ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री तक कम हो सकता है। देख सकते हैं कि पछुआ हवा की वजह से सर्द हवाएं चल रही है और जिसका असर ट्रैफिक पर भी पड़ रहा है। ज्यादातर लोग अब भी घरों में दुबके हुए हैं। ऐसे में जहां लोगों को कोहरे से बड़ी राहत मिली है तो ठंड से फिलहाल राहत मिलने की संभावना नहीं दिख रही है, जबकि हवाई सेवा पर भी कहीं ना कहीं जो असर पड़ रहा था, हवाई सेवा पर फिलहाल राहत मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि घने कोहरे अभी फिलहाल नहीं लग रहे हैं। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। रांची में हटिया के जिला प्रशासन के गेस्ट हाउस में बुधवार रात जमकर हंगामा हुआ। दरअसल गेस्ट हाउस में इंटक का अधिवेशन चल रहा था, जिसके बाद रात करीब 10 बजे 50 से 60 इंटक से जुड़े कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस के कैटरर्स से खाने में चिकन की मांग कर दी, लेकिन रात काफी हो जाने की वजह से नॉनवेज खिलाने में समस्या आ रही थी और ऐसे में खाना परोसने में लेट होने से लेकर इंटक से जुड़े लोगों की नाराजगी सामने आती है। कैटरर के साथ उनकी बहसबाजी होनी शुरू हो गई। लोगों ने कैटरर्स के साथ गाली गलौज भी की, साथ ही प्लेट्स भी तोड़ दिए गए। इस घटना पर जब न्यूज 18 ने प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष संजय लाल पासवान से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने इसे सामान्य घटना बताया और कहा कि केवल खाना लेट होने की वजह से मामूली बहस हुई थी, जिसे शांत करा लिया गया है। खाना लेकर बुलाया था, हम गए प्लेट हटाने के लिए। हटाने के बाद वो गाली गलौज करने लगा। कौन? जो कस्टमर था 17 नंबर का। नाम पता है कौन? नहीं, उसका नाम पता नहीं है। तो गाली गलौज करने लगा। हम बुला करके लाए श्रीकांत भैया को,
तो उसके बाद उस आने के बाद उनका कलर पकड़ लिया और गाली गलौज करने लगे। ये गाली गलौज कौन कर रहा? जो यहाँ ठहरे थे वो कर रहे थे? हाँ, और सारा कौन कौन लोग थे? उनके साथ में 3 आदमी थे। किसी का नाम पता है? नहीं मालूम नहीं उनका नाम पता। तो क्या किए वो फिर? कि गाली गलौज करने लगे और कलर पकड़ लिए, बस इतना ही हुआ। मारपीट भी हुई? मारपीट भी हुआ था। प्लेट तोड़ा हुआ? हाँ, प्लेट तोड़ा। बुधवार रात हटिया के इसी गेस्ट हाउस में हंगामे की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि बुधवार को इंटक का अधिवेशन चल रहा था और अधिवेशन के बाद रात करीब 10 बजे इंटक से जुड़े नेताओं ने 50 से 60 नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने खाने में चिकन की डिमांड की, लेकिन कैटर ने हाथ खड़े कर दिए। कहा कि रात में 10 बजे चिकन खिलाना संभव नहीं है, जिससे लोग नाराज हो गए और खाना परोसने में लेट होने की वजह से हंगामा खड़ा हो गया। और जो कैटर की माने, जो कैटर बता रहे हैं, उनके मुताबिक लेट होने की वजह से लोगों ने उनके साथ गाली गलौज की, प्लेट भी तोड़ दिए। हालांकि उस दौरान प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष संजय लाल पासवान भी मौजूद थे। उन्होंने फ़ोन पर जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने मामले को शांत कराने की कोशिश की और कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, मामूली घटना, ऐसी बात होती है जब भी खाना परोसने में लेट होता है किसी रेस्टोरेंट में, तो ऐसी बात सामने आती है। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने कहा कि ये कोई मामूली घटना है और खाना लेट होने की वजह से लोगों में गुस्सा था, लेकिन मौके पर ही सब कुछ शांत करा लिया गया। हमने संचालक से भी बात की और संचालक रंजन ने कहा कि सब कुछ मौके पर ही खत्म कर दिया गया, चूँकि मामला बड़ा नहीं था। लोगों में खाना परोसने में लोग चूँकि चिकन की डिमांड कर रहे थे और लेट हुआ, लोगों में नाराजगी थी, लेकिन सब कुछ मौके पर ही खत्म करा दिया गया। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18।